A very warm welcome to all my dear students. First of all, congratulations for clearing your CA Foundation examination. And now you guys can appear for the intermediate exams, right? Those who have cleared their graduation, they can also appear for the CA intermediate without clearing the CA Foundation. यानी कि सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में सिर्फ वही स्टूडेंट बैठ सकता है जिसने या तो सीए फाउंडेशन क्लियर किया है या फिर उसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो हमारी रिकॉर्डिंग्स आने वाली हैं, ये जो हमारी रिकॉर्डिंग्स होंगी, ये हमारे नवंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए होंगी एंड ऑल्सो दे विल बी वैलिड for the June or for the May 2023 एग्जामिनेशन। हाय एवरीवन, दिस इज सीएस नीति तहीन और आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। और काम की बात क्या है, हम लोग अपना सीए इंटरमीडिएट का बच्चे सफर शुरू करने वाले हैं। सीए इंटरमीडिएट कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये इस बात का अंदाजा आप लोग इसी चीज से लगा सकते हैं कि सीए फाउंडेशन में तो फिर भी आप लोगों के पास काफी फेमिलियर, अगर मैं कहूँ तो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, है ना। फेमिलियर सब्जेक्ट्स थे सीए फाउंडेशन में आप लोगों के पास। जैसे इकोनॉमिक्स था जो आपने 12th में भी किया था, आपके पास मैथ्स था, अकाउंट्स था, एक लॉ आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट था। लेकिन इंटरमीडिएट की जब मैं बात करती हूँ तो इंटरमीडिएट में बच्चे आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। आपको 8 to 9 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलेगा, ठीक है। 8 to 9 मंथ्स आप लोगों के पास होंगे अपना इंटरमीडिएट जो है वो क्लियर करने के लिए। अब अक्सर ये एक सवाल आता है कि मैम ये जो सीए इंटरमीडिएट है इसमें हमें एक ग्रुप देना चाहिए या फिर हमें बोथ ग्रुप्स देने चाहिए। मैम क्या बेटर रहता है, हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए या फिर हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए? तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट के इस कंप्लीट कोर्स में आप लोगों के पास 8 पेपर्स हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेपर नंबर 1 आपका अकाउंटिंग का है, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का है जो मैं आप लोगों का कवर कराऊंगी, पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पेपर नंबर 4 टैक्सेशन, 5 इज एडवांस अकाउंटिंग, 6 is auditing and insurance, and 7th is some enterprise information system and strategic management, and the 8th one is the FM paper, राइट। तो ये जो आपके सारे के सारे पेपर्स हैं, ये जो सारे के सारे आपके आपके सब्जेक्ट्स हैं, राइट। ये सब्जेक्ट्स में से आपका पेपर नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 4 या सब्जेक्ट नंबर 4 तक आपका ग्रुप 1 में कवर्ड होता है और 5 से लेकर 8 तक आप लोगों का ग्रुप नंबर 2 में कवर्ड होता है। अब हम अक्सर स्टूडेंट को यही एडवाइस देते हैं कि आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आप बोथ ग्रुप्स दे पाएं, क्योंकि बोथ ग्रुप्स देने से बहुत फायदा होता है। बोथ ग्रुप्स देने से गाइस ये होता है कि आपका एक तो टाइम बचता है और दूसरा ये कि अगर कभी आपका कोई एक ग्रुप जो है ना वो किसी एक आधे मार्क्स से अगर आपका रह रहा होता है तो वो आपके सेकंड ग्रुप जो है ना वो उसको सेट ऑफ कर देता है, उसके साथ उसको कवर अप कर देता है। तो बोथ ग्रुप्स देने के काफी फायदे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और पहाड़ जैसा सिलेबस है जो कि आपको इन 8 से 9 महीनों के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है, लेकिन फायदा भी इसका काफी होता है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेशन दूंगी कि आप बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन करें, बट किसी को जबरदस्ती फॉलो नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपका कोई फ्रेंड बोथ ग्रुप्स दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी बोथ ग्रुप्स ही देना है। आप जैसे कंफर्टेबल हो, आपके घर की जैसे सिचुएशंस हो, आपकी जैसी सिचुएशन हो, आपकी जो कैपेसिटी हो, आपकी कैपेबिलिटी हो, उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए आप खुद डिसाइड करिए कि आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं या फिर आपको सिर्फ एक सिंगल ग्रुप देना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी डिसाइड ना कर पाए, मैम अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है, अभी तो हमने सब्जेक्ट जो है सिर्फ उनके नाम देखे हैं, अभी तो हमें पता ही नहीं कि हम ये आठों के आठों पेपर्स जो हैं एक साथ दे भी पाएंगे या नहीं। तो गाइज रिलैक्स हो जाइए, अभी बस आप अपनी प्रिपरेशन करिए और फोकस करके चलिए कि जो भी ग्रुप कि आप अब स्टडी करोगे, जैसे अगर आप लोग अब मेरे साथ ग्रुप 1 शुरू कर रहे हैं, ग्रुप 1 का आप पेपर नंबर 2 ले रहे हैं, राइट, मुझसे आपने अकाउंटिंग की भी क्लासेस ले रहे होंगे, आप पेपर नंबर 3 और 4 की क्लासेस भी ले रहे होंगे। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ना इसको मैक्सिमम 3.5 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लीजिए। तब तक आपको एक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि ये एक अकेला सिंगल ग्रुप
जो है वो आप हैंडल कर सकते हैं, और क्या इसके साथ आप और नए सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी नहीं डिसाइड अगर कर पा रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप 2 से 3 से 4 महीने बाद भी डिसाइड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो आपने बोथ ग्रुप्स का ही लिया है, राइट? जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की बारी आएगी आपके समवेयर नियर सितंबर, इन मिड ऑफ सितंबर और इन द एंड ऑफ सितंबर, तब भी आप लोग ये अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी अपना फोकस सिर्फ इस चीज पे रखिएगा कि आप जो भी ग्रुप की कोचिंग ले रहे हैं, चाहे से वो ग्रुप नंबर 1 हो या फिर ग्रुप नंबर 2 हो, जिस भी आप ग्रुप की कोचिंग ले रहे हो, वो कोचिंग चाहे से आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो या फिर आप लाइव लेक्चर्स देखते हो, ये सारी की सारी क्लासेस गाइज आपकी 3 या फिर 3.5 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए कायदे से, राइट? तभी आप लोग जो है सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो बेटर तो यही रहेगा। तो डिसाइड कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए हैं तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइम आने दीजिए, 2-3 मंथ्स के बाद यू गाइस कैन डिसाइड कि आपको सिंगल या बोथ ग्रुप्स में से क्या देना है। तो देखो, सीए इंटरमीडिएट का ये कंप्लीट सिलेबस है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं स्क्रीन पर। मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ पेपर नंबर 2, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है, तो मैं सीधा सिलेबस पर चलती हूँ। बीच में मुझे चेक करना है कि आपकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। गाइज, ये लेक्चर्स जो हैं देखने के बाद प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हर पर्सपेक्टिव से ऑडियो सही था मैम, वीडियो सही था, कंसेप्ट हमें समझ में आए, क्योंकि आपके फीडबैक्स जो हैं वो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है, आपकी एनालिसिस करने के लिए कि आपको कितना समझ में आया। वो हम लोगों की ग्रोथ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहाँ पर हमें जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट, राइट? तो सीए इंटरमीडिएट का ये जो कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें से मैं आप लोगों के साथ कवर्ड करूंगी पेपर नंबर 2, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो जरा आइए नजर डालते हैं इसके ऊपर। देखिए, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की जब मैं बात करती हूँ, कॉर्पोरेट लॉज को फिलहाल मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूँ कंपनी लॉ। ठीक है, हम इसको क्या लिख रहे हैं? कंपनी लॉ। ये है आपका पेपर नंबर 2। फाउंडेशन, याद है फाउंडेशन का सफर? फाउंडेशन में भी आप लोगों का लॉ का पेपर जो था दैट वाज पेपर नंबर 2, और इंटरमीडिएट में भी आप लोगों का जो ये एग्जाम है दैट इज पेपर नंबर 2। ये आप लोगों का पूरा लॉ का जो पेपर है, ये दो आपके पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो है आप लोगों का 60% कवर्ड करता है ऑफ द कॉर्पोरेट लॉज, ठीक है, और 40% आप में आता है आप लोगों के पास अदर लॉज। अदर लॉज जो है वो 40% कवर्ड करते हैं। इसका मतलब ये कि ये आपका कम से कम 40 मार्क्स का आएगा, और जो कंपनी लॉ का पार्ट है वो आप लोगों के पास 60 मार्क्स का आएगा। मैम, कंपनी लॉ तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? गाइस, फाउंडेशन में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो कंपनी लॉ के सिर्फ बेसिक्स थे, वो कंपनी लॉ का सिर्फ एक तरीके का इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोगों ने पढ़ा था। अब जो है आप लोग वाकई में इसका एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के पास ये जो कंपनी लॉ आएगा, इसमें कम से कम 148 सेक्शंस जो हैं वो आपके सिलेबस में कवर्ड होंगे। समझ रहे हैं? तो मतलब वैसे तो कंपनी लॉ इट्स लाइक ह्यूज, उसमें 470 सेक्शंस हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर आप लोगों के पास जो है 148 सेक्शंस कवर्ड होंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से चल रहे हैं। अपना एक सेपरेट रजिस्टर ना गाइज प्लीज मेंटेन कर लीजिएगा। देखो, रिस्पेक्ट दोगे तो मिलेगी, समझते हैं ना इस बात को? तो आप भी अगर अपने इस सब्जेक्ट को वो रिस्पेक्ट देंगे, अटेंशन देंगे, उसको रिस्पेक्ट दो, अटेंशन दो। जैसे हम इंस्टाग्राम को और फेसबुक को टाइम भी देते हैं, अटेंशन भी देते हैं, फोकस के साथ हम इंस्टाग्राम की स्टोरीज को देखते हैं, वही फोकस, वही अटेंशन और वही टाइम अगर आप लोग अपनी स्टडीज को देंगे, तो गाइज आई एम टेलिंग यू, ये 9 मंथ्स आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, और आप 9 मंथ्स के बाद आप ये कह सकते हैं कि मेरे बोथ ग्रुप्स जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड है, नाउ आई एम रेडी फॉर दी एग्जाम्स। तो सिर्फ ये 8 to 9 मंथ्स का प्रॉपर डेडिकेशन है, प्रॉपर फोकस है, जो कि आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर करवा सकता है। तो वही टाइम और अटेंशन आप लोगों से हम उम्मीद रखते हैं। आपको क्या करना है,
सबसे पहली बात कि गाइस आप लेक्चर्स तो देख ही रहे हो, आपको एक सेपरेट नोटबुक अरेंज करके रखनी है, ठीक है। एक राइटिंग आपके लिए एक रजिस्टर होना चाहिए, बहुत फैंसी सा रजिस्टर नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सा रजिस्टर चलेगा, ठीक है। दो कलर्स के आपके पास पेन होने चाहिए, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, या फिर ब्लू और ब्लैक भी चलेगा। ब्लू कलर तो डेफिनेटली आप लोगों के पास होना ही चाहिए। तो ये पेन, रजिस्टर प्लीज आप लोग हमेशा रेडी रखें जब भी आप लोग अपने लेक्चर्स जो है वो देखना शुरू करें। हर सब्जेक्ट का सेपरेट रजिस्टर आप लोगों को मेंटेन करना है। अब आती है बात कि मैम इसकी क्या कोई बुक भी अवेलेबल है जो आप हमें दोगे? डेफिनेटली गाइस, मैं अभी आपको इस लेक्चर के एंड में दिखाऊंगी कि मैं आपको कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके साथ दो बुक्स शेयर होंगी। एक बुक होगी आपकी पार्ट ए, सेक्शन ए, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लॉस, जिसमें आपका 60 मार्क्स का कंपनी लॉ का पूरा सिलेबस कवर्ड है। और दूसरा होगा आपका पार्ट बी, जिस जो कि 40 मार्क्स का है, और इसके अंदर टोटल आपके 4 चैप्टर्स कवर्ड होते हैं, ठीक है। 4 चैप्टर्स हैं जो कि मतलब ये मानकर चलिए कि 10-10 मार्क्स ईच के ये चैप्टर्स हैं मेरे। पहला चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके बारे में ज्यादा अभी कुछ नहीं बताऊंगी इन चैप्टर्स के बारे में, क्योंकि अदर लॉज जो है वो हम अपना बाद में शुरू करेंगे। पहले हमारा फोकस है कॉर्पोरेट लॉस। विल ट्राई अ लेवल बेस्ट कि हम आने वाली क्लासेस में जल्दी से जल्दी अपना कॉर्पोरेट लॉस जो है वो फिनिश कर लें, क्योंकि 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉस तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट बच्चे 40 मार्क्स का अदर लॉस जो है ना, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। 40 मार्क्स कवर्ड करता है, तो ये 40 मार्क्स का अदर लॉ जो है, इसके अंदर आपके पास 4 चैप्टर्स है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर आता है आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें ना हम आपको बताएंगे कि चेक जो है वो आपका कैसे बनता है, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो क्या किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये सारी जो आपकी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके रिटन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा आपका आता है चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इसको देखकर तो आप खुश हो गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो हमने पढ़ लिया था, मैम इतने अच्छे से पढ़ा था, इतने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, यही चैप्टर दोबारा आ रहा है। तो गाइज ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि ये आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, जिसके अंदर टोटल 238 सेक्शंस हैं, और आपको मैंने फाउंडेशन लेवल पर भी बताया था कि फाउंडेशन में आपके पास सिर्फ 75 सेक्शंस थे। वो 75 सेक्शंस जो आपने फाउंडेशन में पढ़े हैं, उनको छोड़कर अब आपके जो रेस्ट ऑफ द सेक्शंस हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट भी नया रहने वाला है। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, येट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो ये भी 10 मार्क्स का आता है आपका अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एक आपके पास चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और दूसरा है मेरे पास जर्नल क्लॉज एक्ट 1897। देखो ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, ये दोनों चैप्टर्स इतने खूबसूरत चैप्टर्स हैं, क्योंकि यही वो दो चैप्टर्स हैं जो आपको सिखाते हैं कि लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट करना है, लॉ को कैसे समझना है, लॉ के बारे में आपको उसको उसको कैसे इंटरप्रिटेट करके उसके कैसे एनालिसिस आपको करना है। तो लॉ की स्टडी, क्योंकि यार लॉ ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आज बनाया और हमेशा वो सेम ही रहने वाला है। ऑब्वियसली वो आपका कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, पढ़ा है हमने फाउंडेशन लेवल पर कि जो लॉ है वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आपका कानून भी बदलता है। तो कानून तो बदलता रहेगा ना, है ना। तो आप क्या हर बारी नया कानून पढ़ेंगे? यस। अगर आपने ये सीख लिया कि कानून को पढ़ना कैसे है, तो फिर आपके जितने मर्जी नए लॉज आए, जितने मर्जी आपके पुराने लॉज जो है वो अमेंड हो जाए, आपको उनकी एनालिसिस करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दीज टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों का 10-10 मार्क्स ईच कवर करते हैं। तो सबसे पहला आता है मेरे पास क्या, पार्ट ए कॉर्पोरेट लॉस, 60% 60 मार्क्स का, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों के सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 148 तक आपके कवर्ड करते हैं। फिर आता है मेरे पास पार्ट बी, जो कि है आप लोगों का अदर लॉस। अदर लॉस में क्या क्या आएगा बच्चे हमारे पास, ये चारों चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों के पास कवर्ड होंगे। अब मैम हमें ये बताइए कि हम अपनी इन क्लासेस में क्या क्या कवर्ड करने वाले हैं। बच्चे हम लोग क्या करेंगे,
जो इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो तो पूरा कवर्ड होगा। मैं आपको अपनी बुक दूंगी, फॉर श्योर आप लोगों को मेरी बुक मिलने वाली है, ठीक है। उस बुक में आपको पूरा आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर्ड मिलेगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही मिलेगा। इसके अलावा हम अपनी क्लासेस में इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए रिवीजन टेस्ट पेपर्स, इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए मॉक टेस्ट पेपर्स, और पास्ट में आपके इंस्टीट्यूट ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं ऑफ पेपर नंबर 2, वो सारी की सारी चीजें भी हम अपने इन आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर्ड करेंगे। तो देखो, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, इधर उधर भागने की बजाय वो बुक भी पढ़ रहे हैं, ये बुक भी पढ़ रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं, वैसा भी पढ़ रहे हैं, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि गाइस, क्वेश्चंस के लिए रिगार्डिंग ना कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमें अपने आप में ना इतना सारा मटेरियल देता है पढ़ने के लिए कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अब भाई देखो, पेपर कौन कंडक्ट कर रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। मानते हो ना इतनी बात? तो अगर हम उन्हीं के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को, उन्हीं के द्वारा दिए गए मटेरियल्स को, उन सब चीजों को अगर हम अपने क्लासेस में कवर कर लें, तो क्या हमें किसी भी तरीके से इनसिक्योर होने की जरूरत है? क्या हमें किसी भी तरीके से डरने की जरूरत है? द आंसर इज नो। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी इन क्लासेस में क्या करेंगे, हम अपना पूरा का पूरा जो हमारा स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, वो तो कवर्ड होगा ही, उसके एडिशनल ही होगा। इसके अलावा आप लोगों का रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस जो आपके हैं वो भी कवर्ड होंगे, प्लस आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा बच्चे एमसीक्यूज की एक बुकलेट है जो कि शेयर करी गई है, वो बुकलेट आपकी हम सॉल्व करेंगे, उसको भी हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से आपके हमें जो एमसीक्यूज हैं उनको अटेम्प्ट करना है। अब आप कहोगे कि मैम हम एमसीक्यू पेपर भी देंगे, मतलब फाउंडेशन जो था, सीए फाउंडेशन, वहां पर तो हमारा मैम डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था, सब्जेक्टिव पेपर आता था, हम लोग बकायदा आंसर को लिखते थे, हम लोग बकायदा क्या करते थे, उस आंसर को लिखते थे। अब आप बोल रहे हो कि हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड होगा। बच्चे, ये रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। हमारे एग्जाम का जो आपके कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज हैं, या फिर जिसको मैं कहती हूँ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, आप लोगों का ये जो पेपर है ना बच्चे, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है ना, वो आप अभी से जान लो। आप लोगों का 30 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल हम लोगों के पास 100 मार्क्स का पेपर होता है, मान तो इतनी बात। इन 100 मार्क्स में से बच्चे 30 मार्क्स का तो आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन चारों ऑप्शंस में से आपको जो भी एक करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। अब ये जो 30 मार्क्स का होगा ना, इसमें या तो आपके एक एक मार्क के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 1 मार्क्स ईच के आपके पास 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, या तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 मार्क्स ईच के आप लोगों के पास 15 क्वेश्चंस आए। तो आपका जो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, इस 100 मार्क्स के पेपर में आप लोगों के पास 30% या फिर जिसको मैं कहती हूँ 30 मार्क्स का ना एमसीक्यू होगा। अब ये एमसीक्यू जो होगा ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप लोगों का किसी भी चैप्टर में से हो सकता है, ये आपका कंपनी लॉ में से भी हो सकता है, ये आप लोगों का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से भी हो सकता है, जर्नल क्लॉज एक्ट में से भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर हम लोगों के पास, इन पांचों में से किसी में से भी आप लोगों का एमसीक्यू 30 मार्क्स का टोटल आ सकता है। इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलूं, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड बोलूं, एक ही बात है। ये पेपर बच्चे आप लोगों का 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है। सब्जेक्टिव होगा या फिर जिसको मैं कहती हूँ कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव होने वाला है, 70 मार्क्स का होगा। अच्छा, यहां पर आपको बकायदा आंसर लिखकर आना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कंसेप्ट तो क्लियर होना जरूरी है, प्लस इसके अलावा आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस होनी, क्योंकि आंसर प्रेजेंटेशन जो है इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा काफी हद तक,
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों की यहां पर भी क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल। तभी तो आप वो चार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को जो है वो चूज कर पाएंगे। अब आती है बात कि मैम ये जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगी? द आंसर इज नो। आप लोगों की कोई नेगेटिव मार्किंग बच्चे नहीं होगी, और आप लोगों को प्रॉपर ना ओएमआर जो आपकी आंसर शीट्स हैं, ओएमआर आंसर शीट्स के बारे में तो आपने सुना होगा, आप लोगों ने यूज करी है भाई। जब आप सीए फाउंडेशन में थे तो आपका मैथ्स का पेपर ओएमआर बेस्ड था, आप लोगों का इको का पेपर ओएमआर बेस्ड था, याद आया कुछ? राइट। तो आप लोगों का ये जो इंटरमीडिएट का लॉ का पेपर है वो 30% ओएमआर बेस्ड है। एमसीक्यू, चार ऑप्शंस, कौन बनेगा करोड़पति, चार ऑप्शंस दे दिए, चारों में से आप लोगों को चूज करना है। फर्क बस इतना होगा कि केबीसी में तो आप लोगों को लाइफ लाइन्स मिलती है, यहाँ पर लाइफ लाइन नहीं मिलने वाली है। आप लोगों के पास वही 3 घंटे होंगे जिसमें पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अटेम्प्ट आपके हाथ से चला जाएगा। आप सब जानते हैं, आई होप ये बात, कि ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में जब भी आप लोग पेपर देते हैं तो आपको सारे पेपर्स क्लियर करने होंगे। अगर किसी भी एक पेपर में आप 1 मार्क से भी रह जाते हो तो आपका पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना बच्चे, वो रह जाएगा। तो आपको हार्डवर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, मगर ये जो सारा का सारा आप काम करोगे ना, इन सभी काम में आपकी क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप देखो आज पहली क्लास है, खूब जोश होगा, देखेंगे मैम को, अच्छा ठीक है ओके पढ़ेंगे, मैम क्या बता रही है, खूब नया रजिस्टर, नया पेन, नया सेटअप, ऑनलाइन क्लास चल रही है, मजा आ रहा है। मैम को आप अपनी मर्जी से जो है रिवाइंड कर सकते हो, अपनी मर्जी से उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, सब चीजों में बड़ा मजा आएगा। शुरू शुरू में नया आपको लगेगा, लेकिन बच्चे एक टाइम के बाद ना बोरियत होने लगती है, विच इज वेरी नॉर्मल। विल ट्राई, दैट इज आवर जॉब, विल ट्राई कि आ लेवल बेस्ट कि ये आप लोगों के लिए लेक्चर्स कभी भी बोरियत जो है वो ना लाए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने यही जोश जो आपका आज फर्स्ट डे पर है, यही जोश अगर आप लोगों ने आने वाले अपने 8 to 9 मंथ्स तक मेंटेन करके रखा ना, तो गाइज आपके एग्जाम्स, आपके पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ऐसा कहा भी जाता है। इनफैक्ट पता है कि आपका 5% तो आपका टैलेंट है, 95% ना आपकी कंसिस्टेंसी है जो आपको आगे लेकर जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ाया है, इट इज लाइक एन इंट्रोडक्टरी क्लास, इट इज लाइक एन इंट्रोडक्टरी क्लास। तो हमने क्या किया, मैंने आप लोगों के साथ जो है सीए इंटरमीडिएट का एक सिलेबस जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपके पास ये बोथ ग्रुप्स हैं, इसमें से ग्रुप नंबर 1 का पेपर नंबर 2 आप लोग अपनी मैम के साथ यानी मेरे साथ आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पेपर नंबर 2 का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। ये पेपर आपका 30% जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, 70% ये आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब मैम ये जो पूरा सिलेबस है इसका जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट में पार्ट ए है मेरा कॉर्पोरेट लॉस, जो कि कम से कम 60 मार्क्स का आएगा। अब ये 60 मार्क्स में से आप लोगों के कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। टोटल एमसीक्यूज 30 के आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। और जो अदर लॉज हैं ये टोटल आपका 40% कवर्ड करते हैं, यानी कि ये आपके 40 मार्क्स के कवर्ड होंगे। इसमें से भी आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम क्लास में मैम कवर क्या करेंगे बच्चे, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे, हम आंसर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी काम करेंगे, एंड ऑल्सो वो सारे क्वेश्चंस जो कि इंस्टीट्यूट के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, आपके पास एग्जामिनेशंस, राइट, के क्वेश्चंस, ये सब चीजें भी हम अपने पेपर्स में, अपने इन लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट मैम एग्जाम का पैटर्न वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों की नहीं होगी। तो गाइज अब इसी के साथ आइए फाइनली हम लोग अपना शुरू करते हैं आज का सफर, जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, ठीक है। तो देखो ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस जो है, ये शुरू करने से पहले क्या नाम है हमारे पेपर का?
कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है, ये शुरू करने से पहले मैं आपको 5 से 7 मिनट का वो बैकअप देना चाहती हूँ जो कि हम लोगों ने अपने फाउंडेशन में किया था रिगार्डिंग द टर्म कॉल्ड लॉ। भाई लॉ होता क्या है मैम? कॉर्पोरेट लॉ तो आप बाद में पढ़ाना, अदर लॉज तो आप बाद में पढ़ाना, पहले तो ये बताओ कि लॉ क्या होता है। अब भाई देखिए, आप लोग ग्रेजुएशन कर कर आए हैं या फिर आप लोग सीए फाउंडेशन के अपने एग्जाम्स जो है वो बच्चे क्लियर कर कर आए हैं, तो बट ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि ये लॉ क्या है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं भी पता है तो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ना बेसिक्स ऑफ लॉ का एक वीडियो जो है वो अवेलेबल है। मेरा यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम से है, सीएस नीति तहीम के नाम से। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, अगर बाई चांस ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट में डाल देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे मोबाइल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम मुझे बेसिक्स ऑफ लॉ का वीडियो चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ लॉ आपके जो है हम लोगों ने अपने कवर्ड कर लिए हैं, उन्हीं बेसिक्स ऑफ लॉ को मैं आप लोगों के साथ क्विकली एक रिविजन देना चाहती हूँ। सब बच्चों को पता है कि लॉ क्या होता है। क्या होता है मैम लॉ? भाई लॉ का मतलब होता है आप लोगों का सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स आवर बिहेवियर एंड अ रिलेशन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये तो मैम पढ़ा है हमने कि भाई लॉ का मतलब होता है कुछ ऐसे कायदे और कानून जिनकी मदद से हम लोग अपनी सोसाइटी में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो है वो प्रॉपर तरीके से रह सकते हैं। ये जो आपका कानून होता है ना बच्चे, ये बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से ये आपका चेंज होता रहता है। यानी कि अगर मैं कहूं तो मेरा लॉ इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये सब कुछ हमने फाउंडेशन में किया है, सब कुछ। सिर्फ 5 मिनट का एक रिविजन है, क्योंकि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, राइट? इसके बाद हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स उठाएंगे। अच्छा, ये लॉ आपका कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, रिटन फॉर्म में होता है टू क्रिएट डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। अच्छा मैम, ये लॉ जो है इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत होती है यार? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस कंट्री में आप डीलिंग्स करते हैं, उस कंट्री के आपके लॉज आपको पता होने चाहिए। हम आपको ये जो चैप्टर करवाएंगे ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज या जर्नल क्लॉज एक्ट, ये बच्चे वो चैप्टर्स हैं आप लोगों के जो आपको बताते हैं कि लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट करना है, लॉ को कैसे पढ़ना है। तो अगर आपने वो चैप्टर्स में मास्टरी कर ली ना, तो आप किसी भी कंट्री में जाओ, अब वहां के लॉज को पढ़ने में, उनको समझने में, उनको एनालिसिस करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो हो गया कि वाई शुड वन नो द लॉ, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। पढ़ा था ना हम लोगों ने फाउंडेशन में, कितनी बारी हम लोगों ने इस लाइन को रिपीट किया था यार, कितनी बारी हमने पढ़ा था इसके बारे में। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां के कानून अगर आपको नहीं आते, और अगर अब आपसे कोई क्राइम हो जाए या किसी भी तरीके का आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, राइट, तो वो मिस्टेक आपकी अनअवेयरनेस, आपकी जो वो जो आपकी एक मिस्टेक है, उसके लिए आप लोग डेफिनेटली लायबल ठहराए जाएंगे। अच्छा, तो लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स है मैम, ये बात तो आपने हमें बताई थी। लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस है ना, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। बट हम डिटेल में नहीं जाएंगे गाइस, क्योंकि हमें ये सारी ब्रांचेस अभी कवर्ड नहीं करनी। हमें लॉ की ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस में से आपके जो बिजनेस लॉ, जिसको मैं कहती हूँ मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉ बिजनेस लॉ की एक ब्रांच है जिसका नाम है कॉर्पोरेट लॉज। आई एम कमिंग अगेन, मैंने आपको बताया कि इंडियन लॉ होता है, यही इंडियन लॉ में सिविल लॉ आता है। सिविल लॉ का एक हिस्सा होता है मेरे पास मर्केंटाइल लॉ। बिजनेस लॉ भाई व्यापारी की सहूलियत के लिए बनाए गए, व्यापारियों की सहूलियत के लिए बनाए गए लॉज जो है, दे आर बीइंग टर्म्ड एज मर्केंटाइल लॉ। तो भाई मैं मर्केंटाइल लॉ बोलूं, मैं बिजनेस लॉ बोलूं या कमर्शियल लॉ बोलूं, एक ही तो बात हो गई ना, है ना? फाउंडेशन में भी आपने यही पढ़ा था, और इंटरमीडिएट में भी अभी के लिए आप लोग बिजनेस लॉ ही अपना कवर्ड करेंगे। पता है, इंटर का जो मेरा पुराना वाला सिलेबस था उसमें ना आपके लेबर लॉज भी हुआ करते थे।
जैसे कि ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, पीएफ एक्ट हो गया, बोनस होता था, बोनस एक्ट होता था। लेकिन ये जो नया सिलेबस हम लोगों का आया है, इसमें से ना लेबर लॉज आप लोगों के बच्चे हटा दिए गए हैं। सो यू गाइस जस्ट हैव टू फोकस ऑन द मर्केंटाइल लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए देखें। अच्छा, ये जो लॉ है, मैंने आपको बताया था कि बच्चे ये जो लॉ आप लोगों का आता कहाँ से है? मैम इसके सोर्सेस क्या हैं? भाई कुछ तो लॉज आपके ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, ठीक है, कुछ लॉज आप लोगों की इंडिया में बने हैं, यानी कि पार्लियामेंट के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपके लॉज बनाए गए। कुछ तो हमारे मैम रीत या रिवाज थे, कुछ कस्टम्स थे हमारे, जिन कस्टम्स को ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉ डिक्लेयर कर दिया गया, कानून मान लिया गया। और कुछ होते हैं हमारी जजमेंट्स जो कि कोर्ट्स के द्वारा दी जाती हैं। कुछ होती है हमारी जजमेंट्स जो कोर्ट के द्वारा दी जाती हैं। यही जजमेंट्स आप लोगों की मदद करती हैं एक कानून बनाने में। तो ये सब चीजें हम लोगों ने अपने बेसिक्स ऑफ लॉ का जो वीडियो है उसके अंदर कवर्ड किया है, राइट? तो गाइज इस पर ज्यादा हम लोग अपना समय नहीं लगाएंगे। अच्छा, पार्लियामेंट के बारे में तो आपको पता है ना, पार्लियामेंट में किस तरीके से एक्ट बनता है? एक्ट, अब मैं एक्ट वर्ड यूज कर रही हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्म कॉल्ड लॉ, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड कॉल्ड एक्ट। समझ रहे हैं एक्ट कैसे बनता है? मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को सिखाई थी ये बात, और जिन बच्चों ने ये नहीं भी पढ़ा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि गाइस जब भी आपका एक कानून बनता है ना, वो कानून हमेशा सरकमस्टांसेस की वजह से बनता है। जब आपके सरकमस्टांसेस जो है, जब आपके कुछ ऐसे अराइज हो जाते हैं जिनसे रिलेटेड कोई कानून नहीं बना हुआ, जैसे जब ये कोविड आया था हम लोगों का, तब तक हमारे यहाँ पर कोई ऐसे लॉज नहीं थे कि आपको मास्क पहनकर ही निकलना है, ठीक है, आप लॉकडाउन है आपको निकलना ही नहीं है, ऐसे तो हमारे कोई लॉज नहीं बने हुए थे। बट ये लॉज हमारे बने कि आप मास्क पहने बिना घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये कानून बना। और ये कानून अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको 1000, 2000, 500 डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, आपके ऊपर जो है पेनल्टी चार्ज करी जाएगी। तो ये कानून भी आपका क्यों बना? क्योंकि सिचुएशन ऐसी अराइज हुई, है ना, सिचुएशन ऐसी अराइज हुई। तो ज्यादातर जो हमारे लॉज होते हैं, ज्यादातर, आई एम नॉट सेइंग सारे, मैं बोल रही हूँ ज्यादातर जो हमारे लॉज होते हैं वो होते हैं सिचुएशनल लॉज। सिचुएशंस ऐसी आती हैं, प्रॉब्लम्स कुछ आपकी ऐसी आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, उन सिचुएशंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है ना, वो बच्चे आपका निकालती है एक टीम ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। ये टीम ऑफ एक्सपर्ट कौन होते हैं? हमारे मिनिस्टर्स। देखो, हमारी अब ये जो कंट्री है ना, मैं इस कंट्री का बोलूं या मैं और बाकी कंट्रीज का भी बोलूं, आर इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? अच्छा, यहाँ पर हमारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे एक बात बताइए, क्या वो एक अकेले इंसान जो है वो पूरी की पूरी कंट्री को संभाल सकते हैं? इज इट रियली पॉसिबल? नो, उनको डेफिनेटली हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और उन्हीं की हेल्प करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। उन डिपार्टमेंट्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? मिनिस्ट्रीज। उन डिपार्टमेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? मिनिस्ट्रीज का। हमारे पास ना बहुत सारे टाइप की मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे टाइप, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी फॉर योर रेफरेंस। आप लोग ये चीजें जो हैं वो आप लोग अपने आप से भी देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल ministries in India. See, Ministry of Culture, Ministry of Defense, Development of North and Eastern Region, Ministry of Earth and Sciences, Ministry of Finance, मतलब ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोगों के पास है। जैसे पुराने जमाने में एक राजा अकेले पूरी की पूरी प्रजा जो है उसको नहीं संभाल सकता, उसको अपने मंत्री की जरूरत पड़ती थी, मंत्री उसे सजेशंस देते थे, राइट? तो राजा को एक मंत्री का सपोर्ट रहता था अपनी ही राज्य की जो प्रजा है उसको संभालने के लिए, अपने ही राज्य की प्रजा को
संभालने के लिए। उसी तरीके से इस देश में भी बेशक से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन अकेले वो पूरी की पूरी कंट्री को नहीं संभाल सकते। ऑब्वियसली हमें उनको भी जो है सपोर्ट की जरूरत रहेगी। वो सपोर्ट, वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं का नाम क्या रखा गया है आप लोगों का? मिनिस्ट्रीज। तो ये जो सारी की सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो हम लोगों के पास अवेलेबल है, मगर इसमें से जो मिनिस्ट्री हमारे काम की है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री जिसको हम लोग, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, हम उसी के अंदर से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके हम रेफरेंसेस लेने वाले हैं, उस मिनिस्ट्री का नाम है बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं आप लोगों के लिए ये ओपन करके दिखाती हूँ एक बारी वेबसाइट को। एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारे पास ये जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री है ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चे ये है वो मिनिस्ट्री एग्जैक्टली जिसका हम लोग अपने सिलेबस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन ये एक अकेली मिनिस्ट्री नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जो कि जहां पर आपके एक्सपर्ट्स हैं उसी पर्टिकुलर फील्ड के। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपको फाइनेंस की एक्सपर्ट टीम मिलेगी, समझ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको उन्हीं से रिलेटेड जो है एक्सपर्ट टीम्स मिलती है, जो कि आई हुई सिचुएशंस से जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं। तो बच्चे ये जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है ना, ये अपनी तरफ से सोल्यूशंस तो देते हैं, मगर इनके पास पावर नहीं होती, इनके पास पावर नहीं होती कि ये अपने इन सॉल्यूशंस को कानून बनाकर पूरी की पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल कर पाए। वो पावर किसके पास होती है? हमारी पार्लियामेंट के पास। वो पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। वैसे पार्लियामेंट के अलावा भी कुछ अथॉरिटीज हैं जिनके पास ये पावर होती है कि वो लॉस को बना सकते हैं। तो लॉ वर्ड जब मैं आपको कहती हूँ ना बच्चे, लॉ अपने आप में एक वाइडर टर्म है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, आई थिंक कि मैंने अपने फाउंडेशन लेवल पर भी ये चीज सिखाई थी कि लॉ बेटा एक वाइडर टर्म है, जिसके अंदर एक्ट तो आता ही है, इसके अंदर रूल्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर रेगुलेशंस आते हैं, इसके अंदर आप लोगों के केसेस आते हैं। यानी कि कानून आपका पार्लियामेंट तो बनाती ही है, कानून आप लोगों के उसी कानून को फॉलो करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं, वो रूल्स आपकी कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, जो कि ज्यादातर आपकी मिनिस्ट्रीज बनाती हैं। तो ये जो एक्ट है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, केसेस हैं, जैसे कि हमने फाउंडेशन में पढ़े थे चिन्नैया वर्सेस रमैया, एक हमने पढ़ा था से दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदियो। मतलब हम लोगों ने कितने सारे केसेस करे थे यार वहां पे। बच्चे वो केसेस से ही हमें समझ में आया था कि आपका कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट के थ्रू नहीं बनता, वो आपके केसेस के थ्रू भी बनता है। तो एक्ट है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, केसेस हैं, इन सब चीजों को मिलाकर मेरे पास आता है क्या? लॉ। मेरे पास क्या आ जाता है यहाँ पर? लॉ। अभी मैं इन सब चीजों के बारे में ना और डिटेल में चर्चा करूंगी यहाँ पर, डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों की बेसिक्स हैं। ये चीजें अगर हमारी क्लियर होंगी तभी हम लोग अपना आगे जो है वो बढ़ पाएंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चे, पार्लियामेंट ये अपने आप में इतनी रेलेवेंट अथॉरिटी है विच हैज गॉट द पावर टू मेक द लॉ। कैसे बनता है यहाँ पर लॉ? कौन होता है भैया यहाँ पर? बच्चे यहाँ पे होते हैं टू हाउसेस, एक होती है आपकी लोकसभा, एक होती है हमारी राज्यसभा। तो जो भी आपके वो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने वो कानून जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, यही टीम ऑफ एक्सपर्ट्स क्या करते हैं बच्चे? अपने वो सोल्यूशन को ना पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। और जब वो अपने इस सोल्यूशन को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं ना, प्रेजेंट करते के साथ ही वो सोल्यूशन जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वो सोल्यूशन जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ये आप लोगों का क्या बन जाता है? बिल।
अब दिस बिल नीड्स टू बी पास्ड बाय लोकसभा, इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय राज्यसभा एंड देन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है। ऐसा, अच्छा, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, पता है, ऐसा कभी कभी होता है कि आपका ना लोकसभा और राज्यसभा जो है ना, उसका सीजन नहीं है, आई मीन वो बैठी नहीं है। अब लोकसभा राज्यसभा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो हर समय तो पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते, काम कैसे चलेगा फिर, है ना? तो उनका भी ना एक टाइम पीरियड होता है कि कब इनकी सभा बैठाई जाएगी, कब लोकसभा अवेलेबल होगी, कब राज्यसभा अवेलेबल होगी, उनके सीजन्स होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना कुछ इमरजेंसी होती है, लेकिन आपकी ना तो लोकसभा अवेलेबल है और ना ही राज्यसभा अवेलेबल है। तो उस टाइम पर हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना बच्चे, वो अपने आप भी कानून बना सकते हैं। बिना लोकसभा और राज्यसभा के अप्रूवल्स के वो खुद भी कानून को फॉर्म कर सकते हैं। उस कानून का नाम क्या रखा जाता है? ऑर्डिनेंस। उस कानून का नाम क्या रखा जाता है? ऑर्डिनेंस। तो जो ऑर्डिनेंस होता है, जब भी कभी किसी एक्ट के साथ में, जैसे कंपनी लॉ में भी ना, आप लोगों का 2019 में ऐसा ही हुआ था। 2019 में हमारा एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ये जो ऑर्डिनेंस होता है ना, ये भी एक तरीके का लॉ है जो कि आपको फॉलो करना है, लेकिन ये अभी टेम्पररी लॉ है, विच इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये टेम्पररी लॉ को परमानेंट बनाने के लिए क्या किया जाएगा? आपके देखो, क्योंकि सिचुएशन की डिमांड थी, ठीक है, जरूरी था उस समय जल्दी से जल्दी लॉ को पास करना। लोकसभा अवेलेबल नहीं थी, राज्यसभा अवेलेबल नहीं थी, तो प्रेसिडेंट को भी ये पावर है कि वो अगर चाहे तो कानून बना सकती है। और अगर वो कानून बनाता है ना आपका प्रेसिडेंट, तो वो कानून आपका क्या कहलाता है? ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस जो होता है ना, इसको जो है परमानेंट किया जाता है जब भी नेक्स्ट आपका सेशन होता है लोकसभा का और राज्यसभा का। जैसे यानी कि पहले आपके प्रेसिडेंट ने ये लॉ पास कर दिया, ऑर्डिनेंस बना दिया, आम जनता के ऊपर एप्लीकेबल हो गया, लेकिन ऑन अ टेम्पररी बेसिस। इसको परमानेंट करने के लिए जब भी नेक्स्ट सेशन होगा ना लोकसभा का राज्यसभा का, इसको अप्रूवल्स ली जाएंगी, दोनों राज्यों की, दोनों ही आपकी सभा की अप्रूवल्स ली जाएगी, हाउसेस की, लोकसभा की और राज्यसभा की। और उसके बाद इस ऑर्डिनेंस को फिर से प्रेजेंट किया जाएगा एज एन एक्ट। एक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? ये वो अभिनय करने वाला एक्ट नहीं है, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। एक्ट का मतलब है यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी। एक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? एप्लीकेबिलिटी। जब मैं कहती हूं कि ये आपका एक्ट बन गया, तो अब ये मान के चलिए कि ये वो ऐसा कानून है जो कि आम जनता के ऊपर एप्लीकेबल होगा, आम जनता को अब ये मानना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है एक एक्ट को बनाने का, वो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि मैम कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो कि डिमांड करती है हमारा कानून बनाने की, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है। वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, वो सॉल्यूशंस निकालती हैं, बट क्योंकि उनके पास पावर नहीं होती कानून को बनाने की, तो ये टीम ऑफ एक्सपर्ट्स क्या करती हैं बच्चे? अपना यही सॉल्यूशन पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है, विच इज बीन टर्म्ड एज बिल। इस बिल को पास किया जाता है with the approval of the Lok Sabha, Rajya Sabha, and then finally we have to get the consent of the President of India. फिर ये बिल आप लोगों का क्या बन जाता है? एक एक्ट। और इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में अगर कभी आपके हाउसेज अवेलेबल नहीं है ना, लोकसभा राज्यसभा आपके अवेलेबल नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है ना उसके पास भी राइट है कि वो कानून को बना सकता है। ऐसे राइट को, ऐसे आपके लॉ को नाम क्या दिया जाता है? ऑर्डिनेंस। क्या नाम दिया जाता है? ऑर्डिनेंस। तो ये जो ऑर्डिनेंस है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट। ऑर्डिनेंस इज ऑन अ टेम्पररी बेसिस, जब तक कि आपके सेशंस नहीं हो रहे हैं। फिर सेशन होगा लोकसभा का, राज्यसभा का, फिर उनसे अप्रूवल्स मिलेंगी, और फिर अगर अप्रूवल मिल जाती है तो यही ऑर्डिनेंस मेरा एक्ट बन जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? अब नेक्स्ट आती है कहानी कि मैम ये तो सारी वो बेसिक्स चीजें थी, ये तो वो सारे बच्चे बेसिक्स ऑफ लॉ थे जिनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर आपको वो मिल जाएगा। वहां पर मैंने डिटेल में इसके ऊपर काम किया है, डिटेल में आप लोगों को समझाया है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। मेरा सब्जेक्ट क्या है, कॉर्पोरेट लॉज। और यहाँ पर मैंने कंपनी लॉ नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने कंपनीज एक्ट नहीं लिखा है। मैं लिखने को यहाँ पर कई कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं अच्छा कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट है ना, हाँ कंपनीज एक्ट का पेपर है। कंपनीज एक्ट का पेपर नहीं है, आपका कॉर्पोरेट लॉज का पेपर है। ये कॉर्पोरेट लॉज में आप लोग कंपनीज एक्ट तो पढ़ोगे ही, साथ साथ आप लोग रूल्स पढ़ोगे, और इसके अलावा आप लोग केस लॉज पढ़ने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट। कंपनीज एक्ट किसने बनाया है, पार्लियामेंट ने। कंपनीज एक्ट आपका किसने बनाया है, पार्लियामेंट ने। अब इसी एक्ट में दिए गए कानून को फॉलो करने का जो प्रोसीजर होगा ना, वो प्रोसीजर आपका रूल्स में आपको मिलेगा। और ये प्रोसीजर आपके कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। ठीक है, उस टाइम पर जो भी आपकी गवर्नमेंट है, जिसके पास भी वो पावर है, चाहे से वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे से वो बीजेपी है। करंटली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज एनडीए, बीजेपी जिसको हम कहते हैं। तो बीजेपी के पास जो है वो पावर है कि वो इसके रूल्स बनाती है। तो एक बात याद रखिएगा, रूल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स भी ना लॉ ही है, मगर उसके अंदर ना प्रोसीजर दिया जाता है इस एक्ट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने का। उसके अंदर क्या दिया जाता है, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर हो, प्रोसेस हो, स्टेप्स हो, जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है, तो कंपनीज एक्ट के सेक्शंस बताएगा कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है, मगर कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपका कहाँ दिया गया होगा, रूल्स में। कहाँ दिया गया होगा वो हम लोगों का, रूल्स के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैम ऐसा भी तो होता है ना समटाइम्स कि जैसा कानून प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, जैसे रूल्स प्रेजेंट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वैसे वो ना इंटरप्रिटेट किए जाए, उस तरीके से वो ना समझे जाए, तब हम क्या करेंगे, तब तो भाई डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, है ना। तब क्या अराइज हो जाएगा हम लोगों का, डिस्प्यूट। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपका ये जो लॉ है, ये जिस तरीके से आपका लिखा गया, द वे इट वॉज रिटन एंड द वे इट वॉज अंडरस्टूड, ये ना समटाइम्स आप लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। ये दोनों ही चीजें आप लोगों की डिफरेंट हो सकती हैं, और अगर वो डिफरेंसेस होंगे तो डेफिनेटली बच्चे क्या अराइज हो जाएगा, डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा। डेफिनेटली आपका क्या अराइज हो जाएगा, डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, है ना। ये डिस्प्यूट आप लोग सॉल्व करने के लिए किसके पास जाओगे, कोर्ट के पास। कोर्ट क्या करेगा, इनका सोल्यूशन निकालेगा। तो ये डिस्प्यूट जो कि एक केस था, ये डिस्प्यूट जो कि एक केस था कोर्ट के अंदर, इसका जब सोल्यूशन निकाला गया और वो सोल्यूशन से जो कानून बना, उस कानून को हम लोग क्या कहते हैं, केस लॉ। केस स्टडी नहीं कहते, केस लॉ कहते हैं। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन केस स्टडी एंड द केस लॉ। केस लॉ आप लोगों का क्या है, कोर्ट के द्वारा दिया गया वो सोल्यूशन जो कि एक केस से अराइज हुआ है, दैट इज योर केस लॉ। केस स्टडी जो होती है ना बच्चे, वो होती है आपकी हाइपोथेटिकली। जैसे एक्स जो है वो वाई के साथ चला गया, वाई ने जेड को धोखा दे दिया, अब एक्स और जेड जो है वो भी मिल गए हैं, अब वो मिलकर वाई को धोखा देंगे। तो ये तो हाइपोथेटिकली आप लोग जिसको हम कहते हैं ना मन गढ़ कहानियां, जिनको हम कहते हैं काल्पनिक, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकली आपने पार्टीज को बनाया, दैट इज योर केस स्टडी। लेकिन जब मैं कहती हूँ केस लॉ, तो केस लॉ में आप लोगों के वो लॉज आते हैं, वो सॉल्यूशंस हैं, वो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन है जो कि कोर्ट ने निकाला है आउट ऑफ द केस। समझ रहे हैं, यही केस लॉज की को इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों का वाइल अंडरस्टैंडिंग दी लॉ। तो कॉर्पोरेट लॉ जब भी आप लोग अपना पढ़ेंगे, उस कॉर्पोरेट लॉ के अंदर क्या क्या कवर्ड होगा बच्चे, कॉर्पोरेट लॉ में आप लोगों को कंपनीज एक्ट तो पढ़ना ही है। इस कंपनीज एक्ट को फॉलो करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं,
वो रूल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा कुछ केसेस होंगे हम लोगों के पास जिनको हमें रेफर करना पड़ेगा, जिनको हमें समझना पड़ेगा, और उन्हीं के बेसिस पर हमें आंसर्स देना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं आता, ये सारी चीजें आप लोगों की कवर्ड होती हैं। Getting my point? I hope I'm clear with each one of you. Guys, please do share your feedbacks because it is very much relevant for us also. It helps us also in improving ourselves. So please make sure to give your feedbacks. अब next आती है कहानी कि मैम ये सारी चीजें ना हम समझ गए, कुछ चीजें इसमें से तो नहीं थी मैम, हम लोगों ने फाउंडेशन में भी करी है या नहीं, बोलो। इसमें से कुछ चीजें आपने अपनी फाउंडेशन में कवर्ड करी है ना। तो मैम अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? आगे ना आपको सबसे पहले कंपनीज एक्ट जो है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ वो बेसिक चीजें जो आपने फाउंडेशन में भी करी थी वो यहाँ पर भी आपको करनी है, बेसिक्स हैं क्योंकि वो। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों के पास कंपनीज एक्ट के 29 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स जो हैं वो इंटरमीडिएट में आप लोगों के पास आएंगे। 470 सेक्शंस में से 148 सेक्शंस आपको अपने कवर्ड करने पड़ेंगे। तो 10 चैप्टर्स होंगे कंप्राइजिंग ऑफ टोटल 148 सेक्शंस, जो कि हमें पूरे के पूरे कवर्ड करने हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। तो मैम हम कंपनीज एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात बताओ। देखो, एक ये ना इस बारे में चर्चा मैंने आप लोगों से फाउंडेशन लेवल पर भी करी थी, और अब मैं फिर से इस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। आप ये जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, ये पढ़ना, कोचिंग लेना और एग्जाम्स देना, फिर उसके बाद आगे की और पढ़ाई करना। देखिए, हम लोग कोई भी इंसान ये जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसका एक ही क्या मकसद है कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, या फिर हम अपना एक अच्छा सा खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करें और जो भी पैसा है, रिस्पेक्ट है, उसको अर्न कर सके। तो मनी, रिस्पेक्ट, पीस, ये सब चीजें पाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, अपना करियर बनाते हैं या नहीं। तो बच्चे, ये जो करियर बनाना है इसमें अब आप जॉब करो या फिर आप अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो, लॉ एक ऐसी चीज है जो आप सभी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। मानते हो ना, इतनी बात आनी चाहिए। अब देखो, बिजनेस कर रहे हो अगर आप लोग, या फिर आप किसी बिजनेसमैन के अंडर आप लोग जॉब भी करते हो, तो मुझे एक बात बताइए, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था हम लोगों ने ये तो, कि जो बिजनेस होता है उसको करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। देखो, एक अकेला इंसान अगर चाहे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप करके अपना बिजनेस ओपन कर सकता है ना। कई बारी कई लोग ऐसे होते हैं ना जो इजिली बाकी के लोगों के साथ जेलअप नहीं हो पाते हैं, भाई उनको अपना राज चाहिए, वो अपनी कैपिटल लगाते हैं, उनको अपने ही प्रॉफिट्स रखने हैं, डिसीजन मेकिंग पावर भी वो चाहता है कि हमारे पास ही रहे। इसी वजह से इसी वजह से क्या किया जाता है कि वो अकेले बिजनेस करते हैं। भाई प्रॉफिट्स भी उनका, रिस्क भी उनका, डिसीजंस भी उनका, जीते तो जीत उनकी, हारे तो हार उनकी, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये बिजनेस अपनी फैमिली के साथ मिलकर करते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HUF। तो ये ना बेसिक सी चीज है जो हम लोगों ने अपनी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, 11th या 12th में, कि बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। अकेले भी बिजनेस कर सकते हो, फैमिली के साथ मिलकर कर सकते हो। भाई फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस करने का ये फायदा होता है कि आपको ना फैमिली मेंबर्स का एक सपोर्ट रहता है। आपको स्पेशली जो अब आने वाली जनरेशन होती है ना, उसको बना बनाया बिजनेस मिल जाता है या नहीं। तो उसके अपने अलग फायदे होते हैं, उसके अपने अलग फायदे हैं। अच्छा, आप अगर चाहें तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने फाउंडेशन लेवल पर पढ़ा था। और पार्टनरशिप की फॉर्म में बिजनेस करना है तो आपको द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा। मानते हैं? नेक्स्ट आती है कहानी कि मैम, क्या हम पार्टनरशिप के अलावा भी कोई और तरीका है जो बिजनेस कर सकते हैं? यस, फाउंडेशन में पढ़ा था ये भी हम लोगों ने। हम अगर चाहें तो खुद की कंपनी बना सकते हैं, और फिर वहां पर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या,
कंपनी लॉ। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को वहां पर? हमें पढ़ना पड़ेगा वहां पर कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ एग्जैक्टली आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आगे चलकर या तो आप किसी कंपनी के साथ बिजनेस करोगे, किसी कंपनी के साथ डील करोगे, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, या अपनी खुद की कंपनी बनाओगे। तो भाई जब जब कंपनी बनेगी या कंपनी के साथ डीलिंग्स होंगी, ठीक है, तो कंपनी से रिलेटेड जो कानून है वो आप लोगों को मानना पड़ेगा। ये तो हमने फाउंडेशन में भी जाना था यार, कि अगर आप रोड्स पर चलते हैं, है ना, अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर आप लोग पार्टनरशिप बनाते हो तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। नेक्स्ट आती है कहानी कि मैम अगर हम कंपनी बनाएंगे तो क्या हमें सिर्फ कंपनीज एक्ट फॉलो करना है? द आंसर इज नो। मैंने लिखा है आपको कंपनी लॉ फॉलो करना है, और कंपनी लॉ बोलूं कॉर्पोरेट लॉज बोलूं एक ही बात है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें कवर्ड होती हैं। एक मेरा कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा मेरी कंपनी से रिलेटेड रूल्स, तीसरा हमारे केस लॉस। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो बच्चे ये एक तरीके का आपको बस एक इंट्रोडक्शन, एक पार्ट देना जरूरी था कि हम लोगों को किस तरीके से अपनी जो है कंपनी लॉ की तैयारी करनी है। हम लोग अपनी कंपनी लॉ की तैयारी करेंगे, कंपनी लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉ में का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले भी कवर किया है ना? हम लोग आने वाले पार्ट में भी करेंगे अपना। आने वाली हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें हम अपने सारे के सारे 148 सेक्शंस को ही कवर करेंगे। आज की मैं अपनी क्लास में यहीं तक करवाऊंगी। आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपनीज एक्ट, दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। अब नाउ बिफोर एंडिंग द लेक्चर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई आपके पास कौन कौन सी बुक्स जो है वो बच्चे अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बारी दिखा देती हूँ कि ये जो दो बुक्स हैं जो आपके पास आएंगी, बिजनेस एंड अदर लॉस, ठीक है, ये एक बुक है आप लोगों के लिए, जिसमें जैसा कि आप देखिए स्क्रीन पर ये आपकी कंपनी लॉ की मैंने दो बुक्स बनाई हैं आप लोगों के लिए। एक बुक जिसके अंदर पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉस कवर्ड है, और दूसरी बुक में आप लोगों का पूरा अदर लॉस कवर्ड है। तो कॉर्पोरेट लॉ जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं ये पूरे 10 चैप्टर्स हैं, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 148 सेक्शंस, जो कि हम अपना कवर करेंगे। ये पूरी की पूरी बुक आप लोगों के लिए जो है वो प्रिपेयर्ड हो चुकी है, और जल्द ही वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। और दूसरी बुक, कौन सी बुक है दूसरी मेरे पास? दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में पार्ट बी, जिसको हम कहते हैं अदर लॉज। तो विच इज दीज बुक्स आर गाइज एप्लीकेबल फॉर बोथ नवंबर एज वेल एज फॉर द मे 2023 एग्जामिनेशन। तो ये मई 2022 को ध्यान में रखकर ही आप लोगों के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर आपको सारा का सारा जो है क्या मिलेगा, ये देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 40 मार्क्स का जो भी आप लोगों का सिलेबस है वो इसके अंदर कवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ जो है क्वेश्चन बैंक भी शेयर करूंगी, जिसमें आपको सारे, देखो आपको अलग से इंस्टीट्यूट की साइट पर जाकर एमटीपी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से आरटीपी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से जो पास्ट क्वेश्चंस हैं उनको रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएंगी जो मैं आपको लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो वो क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे हमारे पास, एमसीक्यू बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, बुक्स होंगी हमारे पास, मटेरियल पूरा है, रिसोर्सेस पूरे हैं, लेक्चर्स आपको टाइमली मिल जाएंगे। अब बस आप लोगों तक का डेडिकेशन चाहिए अलोंग विद द कंसिस्टेंसी। सो आई होप आप लोग इस सफर के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। मैं तो बिल्कुल रेडी हूं। तो गाइज, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक्स एंड खुश रहिए। Goodbye, everyone.